फ्राइडे को भी ऐसा लग रहा था कि एक ब्लैक फ्राइडे होगा। सारे एशियन मार्केट्स डाउन थे। उससे पहले नैस्डैक काफ़ी डाउन था। तो बहुत ही बुरी हालत लग रही थी कि बहुत ज़बरदस्त ब्लड बाथ हो सकता है। लेकिन कमाल कर दिया दोस्तों मार्केट्स ने। काफ़ी नीचे खुली मार्केट्स, और उसके बाद में जो उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, जो बुल्स रिंग में आए और उन्होंने ताबड़तोड़ मचा दी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया और काफ़ी ज़बरदस्त खींच के ले गए ऊपर मार्केट को। और जितने भी शॉट्स थे, खास करके जिन लोगों ने सोचा था कि आज मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा डाउन रहेंगी और जिन्होंने नेगेटिव पोजीशन ली होगी खास करके थोड़ी देर बाद, उनको तो बहुत ही बुरा झटका लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए होंगे। मार्केट्स में फ्राइडे को क्या हुआ उसका थोड़ा सा स्नैपशॉट दे दूंगा आपको, स्टॉक्स और सेक्टर्स का। और उसके बाद बैंक निफ्टी, और उसके बाद में बात करेंगे कि मार्केट्स कैसे रह सकती हैं कल मंडे को, और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है वो 86 पॉइंट नीचे खुली, और उसके बाद खुलते ही इतनी तेजी से गिरी कि लगभग 207 पॉइंट नीचे तक चली गई बहुत ही जल्दी। 9:30 के बाद से इसमें रिकवरी होनी शुरू हुई और ये यहाँ से ऊपर जानी शुरू हो गया। एक तो खुली गैप डाउन, उसके बाद सारी मार्केट्स नीचे थी। तो मेरे ख्याल मार्केट थोड़ा सा ये दिखाना चाहती थी शुरू शुरू में कि आज भी मार्केट्स नीचे ही रहेंगी। देखिए पैसा लोग कब बनाते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पैसा कब बनाते हैं, जब वो बाकी लोगों के अगेंस्ट चले, बाकी लोगों के उल्टा चले। नहीं तो अगर सारे एक ही डायरेक्शन में, अगर सारे ही सेल करने पे आ जाएंगे तो खरीदेगा कौन, तो पैसा कैसे कमाया जाएगा। तो उसी तरह से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले गुमराह करते हैं छोटे प्लेयर्स को कि भाई मार्केट एक फलाना डायरेक्शन में जाने वाली है, और सडनली जब उसको रिवर्स कर देते हैं तब उनके पैसे बनते हैं। और जो छोटे लोग हैं वो इसी उम्मीद में अटके रह जाते हैं नीचे कि भाई मार्केट तो नीचे ही जानी है, या अगर मार्केट ऊपर खुलेगी तो जो छोटे लोग हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, या जो छोटे प्लेयर्स हैं बाकी के, वो सोचेंगे कि मार्केट तो आज ऊपर जाने वाली है, और सडनली वहाँ से मार्केट को तेजी से गिरा दिया जाता है। तो ये तो बड़े प्लेयर्स को ही मालूम होता है कि वो क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं। और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो अटक जाते हैं इस चीज़ में और हैवी लॉसेज होते हैं उनके। तो इसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप कैसे इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स ने अच्छा किया। तो जो मेन सेक्टर्स थे, जिन सेक्टर्स की वजह से मार्केट्स ऊपर खींची, जो सबसे ज़्यादा ऊपर थे उनमें सबसे टॉप पे था एनर्जी। और उसके बाद जो जो किया जिन सेक्टर्स ने, वो था एफएमसीजी, मेटल, कमोडिटीज़, और उसके बाद में पीएसयू, बैंक्स और फार्मा। ये मेन 5-6 सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया। और सिर्फ एक ही सेक्टर माइनस में था, वो था रियल्टी। तो वो हल्का सा माइनस में बंद हुआ। और जो हम बात करें अगर निफ्टी के स्टॉक्स की, तो जो प्लस में थे वो थे एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील और यूपीएल। ये सबसे ज़्यादा प्लस में थे निफ्टी में। और माइनस में थे एलएनटी, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया और बजाज ऑटो। तो ये स्टॉक्स सबसे ज़्यादा माइनस में थे निफ्टी में। और बात करें अगर कल के निफ्टी की, तो कल मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है, अनलेस कल सुबह जो मार्केट क्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हों और एकदम सरप्राइज कर दें, वो अलग बात है। बट अदरवाइज एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल जो बंद हुआ था वो 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, और नैस्डैक भी ऊपर था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो एशियन मार्केट्स थे वो सारे जो है वो मोर और लेस 1-1.5% डाउन थे, और यूरोपियन मार्केट्स भी डाउन थे। तो उसके बावजूद निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये बहुत ही मतलब सबको शॉक कर दिया निफ्टी ने, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक को छोड़ के बाकी सारे जो मार्केट्स थे, एक आधे को छोड़ के वो सारे के सारे माइनस में थे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है उसने भी 266 पॉइंट नीचे ओपन किया पिछले दिन के मुकाबले, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से 500 पॉइंट तक ऑलमोस्ट नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद बड़ी शानदार रिकवरी करके 305 पॉइंट ऊपर बंद हुआ 34,162 पे। तो ये बहुत बढ़िया रिकवरी थी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये सोचिए, बैंक निफ्टी अगर नियरली 200 पॉइंट ऊपर था, पौने 15,000 का इंडेक्स होके, तो बैंक निफ्टी जो है वो 34,000 का इंडेक्स होके अगर सिर्फ 305 पॉइंट बंद होता है ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसने अंडर परफॉर्म ही किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे हैं। तो हो सकता है ये भी बैंक निफ्टी भी कल मेरे ख्याल थोड़ा सा ऊपर खुले। और
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टॉप गेनर्स थे, हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर भी गया लेकिन उतना ज़्यादा क्यों नहीं ऊपर गया, उसकी बहुत एक खास वजह है कि जो सबसे बड़े गेनर्स थे वो बहुत ही छोटे बैंक से, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और आईडीएफसी बैंक, यही मेन जो टॉप गेनर्स थे। और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो प्लस में थे, कोई भी बैंक माइनस में नहीं था। लेकिन जो मेन बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो मार्केट मूवर्स हैं जो रियली इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं, ये उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये एक साफ दिखाता है कि इन बड़े स्टॉक्स में अभी भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल ये भी अगर कल ऊपर खुलता है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कल अगर निफ्टी ऊपर भी खुले तो भी उसके नीचे जाने का खतरा बना रहेगा। और अगर ऊपर गया भी तो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल 15,000 के आसपास ही होगा, बहुत ज़्यादा उससे मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि 15,000 से ऊपर जाएगा अगर गया भी तो। लेकिन कल ऊपर खुलने के बावजूद भी पॉसिबिलिटी है कि वीकनेस आ सकती है, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे फ़िलहाल शायद नहीं लग रही है। मतलब आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो मंडे को। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो वीकली कैंडल जो बनेगी, ये इवेंचुअली नेगेटिव कैंडल ही बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। आई कुड बी रॉन्ग, बट वो जब हफ्ता एंड होगा तभी पता लगेगा कि क्या होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वीकली बेसिस पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मोस्ट प्रॉब्ली हम माइनस में ही एंड करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जिसमें हम इंटरडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन। तो बायोकॉन देखिए काफ़ी तेज़ी से गिरा था यहाँ पे, और फॉल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई। और वो मेनली तब था जब इनके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन उसके बाद में हल्की सी इसने बढ़त हासिल की, फिर कई दिन कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन इसने इस बार लोअर हायर लो बनाया है। जो लो है फिलहाल का, इतने ऑलमोस्ट 1.5 महीने, पौने 2 महीने का, वो जो इस ये वाला लो है, इस लो के काफ़ी ऊपर है यहाँ पे। और उसके बाद में ये कंसोलिडेट कर रहा है लगभग इन लेवल्स पे। तो 380 390 के लेवल्स के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। और ये पौने 1.5% के करीब ये ऊपर था फ्राइडे को। और अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए सेलिंग धीरे 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 वीक होती जा रही है। जो वॉल्यूम्स हैं ये ना के बराबर हैं, हालांकि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और बहुत शार्पली गिरी थी इन दिनों में। लेकिन यहाँ पे सेलिंग जो है, एक तो वॉल्यूम्स बहुत कम हैं और जो कैंडल्स बन रही हैं वो भी बहुत वीक हैं। और थर्सडे की जो कैंडल बनी वो ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनी। तो बाइंग इंटरेस्ट आ गया इन लेवल्स पे। और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के बराबर अभी तक इतने दिनों में क्लोजिंग नहीं हुई है, जबकि मार्केट्स में वीकनेस भी हमें काफ़ी देखने को मिली। और यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट्स अब बायोकॉन का स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है। तो कल अगर ये 396 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 390 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है, या आप जो अपने ब्रोकिंग हाउस है उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे कब खरीदें कब बेचें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी मेरे हर वीडियो के। तो मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जहाँ पे आपको एक तो सर्विस इश्यूज नहीं आएंगे, मैं आपका आरएम रहूँगा तो वैसे भी आपके सर्विस इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर कुछ आपको किसी चीज़ में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व भी कराऊंगा। दूसरा, आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो पहले जो अभी आप दे रहे हैं ब्रोकरेज रेट्स, उससे काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। और आपको ब्रोकरेज रेट्स का तो बेनिफिट मिलेगा ही, जिससे आपके प्रॉफिट्स में ब्रोकरेज रेट्स कम होने की वजह से तो जो इजाफा होगा वो होगा ही। उसके अलावा आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं अपने रेगुलर क्लाइंट्स की एडवाइस करने में कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ अलग से। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के ये देखना चाहते हैं कि मैं आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में कैसे मदद कर सकता हूँ, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं अभी तक, तो दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं या मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमिंस इंडिया की। तो कमिंस इंडिया भी देखिए यहाँ पे जब से आया है काफ़ी अच्छी इसने बढ़त हासिल की। लगभग अगर हम यहाँ देखें तो ये 550
पौने 600 के लेवल्स पे था, यहाँ पे धीरे 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 करके हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और यहाँ पे भी जब से आया है इस पोजीशन पे, तो मार्केट की वीकनेस होने के बावजूद भी ये स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं और कुछ बहुत ज़्यादा नीचे के लोज नहीं बनाए। लगभग इसको काफ़ी सपोर्ट मिल गया 825 के आसपास में। और देखिए थर्सडे को भी जब मार्केट गिरी थी तो ये प्लस में था, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में ये नीचे शुरू होके, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक थी फ्राइडे को, तो ये नीचे से शुरू होके, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसने नीचे शुरू होने के बावजूद दैट वाज द लो ऑफ द डे और इसने मारूबोजो कैंडल बनाई है और बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली बहुत ऊपर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 5% ऊपर। तो ये बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ दिखाता है। और देखिए सारे इंडिकेटर्स भी जो हैं वो ऊपर मुड़ गए हैं, आरएसआई ऊपर मुड़ चुकी है, बाकी इंडिकेटर्स ऊपर मुड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब स्टॉक और ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। हालांकि पहले ये दिखा रहा था रेजिस्टेंस 900 के ऊपर क्रॉस नहीं हो पा रहा था, लेकिन ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कल ये ऊपर जा सकता है, लेकिन एक हाई टच करेगा। हो सकता है बेशक बाद में सेलिंग आ जाए, लेकिन कल उम्मीद यह है कि ये 900 से ऊपर आपको दिखा सकता है लेवल्स। तो कल अगर ये 901 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 895 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी समय ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बने, स्पेशली आवरली या 30 मिनट बेसिस पे, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें। और अगर ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे नीचे का तो आप शॉर्ट पोजीशन लेके भी इसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर्स ने बेशक परफॉर्म नहीं किया फ्राइडे को, हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वीकनेस भी अभी तक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ जो इसने लोज बनाए थे उसको इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद में स्ट्रेंथ इसने दिखाई ऊपर जाने की। यहाँ पे कई दिन डोजी बनाया, बिल्कुल भी इसमें वीकनेस नहीं थी, फिर यहाँ पे बिल्कुल वीकनेस नहीं है। देखिए ये जो कैंडल बनी रेड कैंडल, ये भी इसने एक नया लो नहीं बनाया, ये भी मिडवे रुक गई और उसके बाद में वीकनेस बिल्कुल नहीं है। हालांकि मार्केट्स ने काफ़ी नीचे के लोज भी टेस्ट किए। तो ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इंडिकेटर्स जो हैं वो ऊपर हैं, ये विलियम्स और स्टोकैस्टिक्स ऊपर हैं। आरएसआई जो है एकदम मिड पॉइंट पे है, एकदम 50-50 है, लगभग 50-51 के लेवल पे है। बट उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से आइशर मोटर्स ऊपर के रेट्स देख सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेंस चाहिए 5 से 10% के, तो मैं समझता हूँ ये डिलीवरी बेसिस पे भी खरीदा जा सकता है। करीब 2600 का 2500 का स्टॉप लॉस, 2500 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट टर्म बाइंग पोजीशन भी ली जा सकती है, जो आपको शायद 5 से 10% के बहुत शॉर्ट टर्म में गेंस दे देगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये मैं समझता हूँ कल ऊपर जा सकता है। तो अगर ये 2665 से ऊपर ट्रेड करे तो इसमें 2650 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्राजिम। तो ग्राजिम आप देख सकते हैं आरएसआई इसकी मोर और लेस ज़्यादातर पिछले कई महीनों से ग्रीन में ही रह रही है, बहुत ही कम नीचे आती है और अभी भी ऑलमोस्ट 74 के लेवल पे है। और यहाँ देखिए कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जाता जा रहा है। तो ये 900 के लेवल से ऑलमोस्ट 1415 के लेवल तक पहुँच चुका है और ये हो सकता है और भी ऊपर जाए, क्योंकि देखिए जितने जिस भी लेवल पे जा रहा है, ये एक आधा ये एक रेड कैंडल बनी थी, उसके अलावा इसमें वीकनेस बिल्कुल भी बहुत ही ना के बराबर देखने को मिल रही है। ये बहुत ही छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन रहे हैं, कुछ खास है नहीं। और जो सेलिंग आती है वो भी इमीडिएटली अगले दिन ही वो इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। और जो रेड कैंडल्स बन भी रही हैं वो बहुत ही छोटी छोटी बन रही हैं। किसी भी रेड कैंडल्स ने बहुत ही सीरियसली कोई मेजर कोई लो बनाने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हल्का सा इसमें सेलिंग आई थी, कुछ बहुत ज़्यादा डीप सेलिंग नहीं थी। और उसके बाद इमीडिएटली इसने रिकवर करके अपने जो 10 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट लेके इसने एक नया हाई बना दिया और नए हाई पे क्लोज हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, जो बाकी के एवरेज वॉल्यूम्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर ही है। और थर्सडे को भी जो सेलिंग थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छे थे, उसके बावजूद भी इसने एक पॉजिटिव क्लोज दिया वेडनेसडे के मुकाबले। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिविटी थी। और फ्राइडे को तो इसने बहुत ही कमाल कर दिया, ऑलमोस्ट 2% ऊपर बंद हुआ। तो ये मुझे लगता है और भी ऊपर जा सकता है। तो कल अगर ये 1415 से ऊपर ट्रेड करता है, ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1400 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एमएनएम फाइनेंस। तो एमएनएम फाइनेंस ने भी पिछले कुछ दिनों में बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं, लगभग 150 तक के आसपास के लेवल्स तक पहुंच गया था। उसका सडनली एक शार्प इसने शूट अप किया और ऑलमोस्ट 30% रिटर्न इसने बहुत ही कुछ दिनों में दे दिए।
और लगभग 200-220 के लेवल्स के आसपास तक पहुंच के वहाँ पे मोर और लेस कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज बाउंड है बिटवीन 220 टू 200 लेवल्स। और जो सेलिंग आई पिछले कुछ दिनों में निफ्टी में या इवन बैंक निफ्टी में, उसका कुछ खास असर इस पर पड़ा नहीं। तो देखिए ये काफ़ी रेंज बाउंड था, इसने कुछ नए लोज नहीं बनाए इस वीकनेस में। और जो थर्सडे को सेलिंग हुई उसमें भी आप देख सकते हैं इतने अच्छे हैवी वॉल्यूम्स होने के बावजूद भी इसमें बहुत ही कम सेलिंग देखने को मिली। और इसमें अपर शैडो भी था और लोअर शैडो भी था। दैट मीन्स ऊपर की तरफ बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे भी था, और नीचे जब आया तो वहाँ पे भी सेलिंग जब हुई तो नीचे के लेवल्स पे भी बाइंग इंटरेस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक डिसेंट सा लोअर शैडो भी बना। और ये भी ऑलमोस्ट एक मारूबोजू कैंडल है, यानी कि जिस लेवल पे ये नीचे खुला था फ्राइडे को, वहाँ से इसने बहुत ही ना के बराबर इसकी सेलिंग हुई। और ये ओपन हुआ था 200 पे और इसका लो बना 198.75, यानी कि सिर्फ ₹100 नीचे। तो इसमें कुछ खास सेलिंग देखने को मिली नहीं फ्राइडे को, और ये खुलते ही बहुत हल्का सा नीचे जाते ही इसमें ज़बरदस्त बाइंग आ गई और ये ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर बंद हुआ। इतना ज़बरदस्त बाइंग इसमें थी। और पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक हाईएस्ट लेवल था, क्लोजिंग लेवल पिछले कई दिनों का। तो यहाँ से और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं समझता हूँ इसमें मंडे को बाइंग आ सकती है काफ़ी डिसेंट। तो अगर ये 216 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 214 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी तेज़ी से ऊपर चले गए। विलियम्स एक झटके में ऊपर पहुंच चुका है, नीचे से नीचे था एक इमीडिएटली ऊपर पहुंच गया। और जो स्टोकेस्टिक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बेंड हो चुके हैं। आरएसआई भी काफ़ी तेज़ी से शार्पली ऊपर मूव हो चुकी है। तो ये मेरे ख्याल कुछ और ऊपर जा सकता है कल के दिन। तो ये थे हमारे स्टॉक्स और हमारी समरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।